हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, मतलब कि जो भी हाल 2025 में जो भी एग्जाम हुए थे, चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, उसमें से वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन की सीरीज हमने दोस्तों स्टार्ट की थी, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए थे अभी 2025 में। और इसमें हमने 5 सेट्स कंप्लीट कर लिए थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेट नंबर 6, जनरल नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6, इसका जीके। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे अभी 2025 में, वो सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट क्वेश्चन सारे हर एग्जाम के आपके कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है? आप ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को विश्व के 8 सर्वाधिक जैव विविधता वाले हॉट स्पॉटों में से एक माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसमें बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन डी, दैट इज पश्चिमी घाट। और ये किसमें शामिल है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये एक, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवाओं की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है? राइट आंसर होगा इसका, सिविल सेवाओं की जो भर्ती की जाती है दोस्तों, ये की जाती है यूपीएससी के द्वारा, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय बीज नीति, नेशनल सीड्स पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको ध्यान रखना है, भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए और कृषि जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति शुरू की गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 4, 2025 में दक्षिण चीन सागर पर किन दो देशों के बीच नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता उत्पन्न हो गई? ये तनाव उत्पन्न हुआ था, आपको ध्यान रखना है, देशों का नाम है चाइना और फिलीपींस के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुनिश्चित करके मानव विकास में सुधार लाने पर केंद्रित है? विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्राइमरली focuses on improving human development by ensuring health care and nutrition of women and children? इस इनिशिएटिव का नाम है, इस कह सकते हैं इस कार्यक्रम का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोषण अभियान। क्वेश्चन नंबर 6, 2025 में फ्रांस के किस शहर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी? इसका आयोजन किया गया था 25 मई 2025 से 8 जून तक 2025 में, और ये किया गया था फ्रांस के पेरिस में। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कर्तित पुष्पों के ताजापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कागज आधारित तकनीक फ्रेशनेस कीपर विकसित की है? फूलों की ताजगी को बनाए रखने के लिए, फूलों की फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको विकसित किया है, डेवलप किया है इस टेक्नोलॉजी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीएसआईआर ने। सीएसआईआर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 8, किस दीर्घकालिक रोग में फेफड़ों के वायुकोशों की आंतरिक भित्ति एल्वियोली क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है? इस डिसीज का नाम है, इस रोग का नाम है, आपको ध्यान रखना है, वातस्फीति इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको एफआईसेमा। एफआईसेमा इसको इंग्लिश में कहा जाता है। एक कह सकते हैं दीर्घकालिक रोग है, डिसीज है, जिसमें फेफड़ों के एल्वियोली की आंतरिक भित्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे वे फट जाती है अंदर। इस कारण से फेफड़ों की जो कैपेबिलिटी होती है गैसेस को एक्सचेंज करने की, गैसों का आदान प्रदान करने की क्षमता फेफड़ों की कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इस रोग को बोलते हैं दैट इज
वात या एम्फाइसेमा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू किस मंत्रालय से संबंधित थे, जिन्हें मई 2025 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स सूची में शामिल किया गया था? ये आपको ध्यान रखना है। इनका रिलेशन है राम मोहन नायडू का नागरिक उड्डयन मंत्रालय से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले प्रमुख नौसैनिक अभ्यास AIKEYME इकाई में का उद्घाटन संस्करण अप्रैल 2025 में किस अफ्रीकी देश के तट पर आयोजित इसको किया गया था? द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इंडिया फर्स्ट मेजर नेवल एक्सरसाइज इकाई में, इसका नाम क्या है? इकाई में वॉज हेल्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ द विच अफ्रीकन कंट्री? कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जिसके तट पर इसका आयोजन किया गया था? ये आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इस कंट्री का नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 11, सार्क देशों की मुक्त व्यापार व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र SAFTA किस वर्ष लागू हुई? को ध्यान रखना है। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसे बोलते हैं SAFTA, ये क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सार्क कंट्रीज के बीच में, और ये लागू हुआ था, इस पे सिग्नेचर किए गए थे, केम इनटू फोर्स इन 2006। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस एग्रीमेंट पे साइन साइन किए गए थे, एग्रीमेंट पे साइन हुए थे 2004 में, लेकिन केम इनटू फोर्स मतलब ये लागू हुआ था 2006 से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया? इसका जो मेन हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रमुख होता है, जिला कह सकते हैं जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख होता है, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट जज। जज सबसे बड़ा होता है दोस्तों न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश कह सकते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट जज सबसे बड़ी रैंक होती है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन ए डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई गई नक्काशी की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? आपको ध्यान रखना है, ये नक्काशी मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन और उनके दृश्यों को ये रिप्रेजेंट करती है, जातक कथाओं को दर्शाती है, जो बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में कहानियां हैं, ये माना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट, जातक कथा आख्यान, जातक स्टोरी नैरेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 14, 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस परेड की आधिकारिक थीम क्या थी? इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में संस्कृत के विद्वान और जगत गुरु माने जाने वाले राम भट्टाचार्य को इन्होंने दिया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58वें ज्ञानपीठ 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए 58। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका, किसे जाना जाता है, आपको बताइए होगा, दादा भाई नारोजी को। दादा भाई नारोजी को माना जाता है, बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया? आपको ध्यान रखना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड था इसका 1992 से 1997 तक।
इसमें रोजगार पर ज्यादा फोकस किया गया था। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। और इस योजना में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और उद्योगों जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया था। उद्योग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया था। राइट आंसर होगा, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ग्रामीण उद्योग, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग पहलू आते हैं इसमें। कई चीजों पर ध्यान फोकस किया गया था। ये सारे मुद्दे इसमें शामिल है। इसमें उद्योग शामिल है, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ये सब इसमें शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ज्वार भाटा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो ग्रेविटेशनल रिलेशन होता है, ग्रेविटेशनल कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण संबंध के कारण ये उत्पन्न होता है। और जो ज्वारीय एनर्जी होती है, जिसे बोलते हैं टिडल एनर्जी, जल विद्युत का एक रूप होती है, जो ज्वार की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर देती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 19, मगध काल की न्यायिक संरचना में व्यावहारिक कौन थे, मतलब कि व्यावहारिक किसे कहा जाता था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, व्यावहारिक कहा जाता था लोअर और जजेस को। जुडिशियल स्ट्रक्चर में व्यावहारिक कहा जाता था वकील और न्यायाधीश को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक का संबंध निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए। फकीर सन्यासी विद्रोह बंगाल में एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस विद्रोह में पुरुषों और महिलाओं तथा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की भागीदारी होती थी। और ध्यान रखेंगे, भवानी पाठक विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे। भवानी पाठक क्या थे? इस विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे। और देवी चौधुरानी एक महिला नेता थी, जो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। दोनों दोनों इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इससे पता चलता है कि विद्रोह में अलग अलग धर्मों और कह सकते हैं लिंगों की भागीदारी थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। कह सकते हैं इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी। सारे के सारे इसमें सभी धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शूटिंग स्पर्धा दूरी में सिमरनप्रीत और बरार ने लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में रजत पदक जीता था? इन्होंने जीता था, आपको ध्यान रखना है, 20 मीटर में, सॉरी 25 मीटर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखो करंट अफेयर जो आगे बन सकता है 2025 का आपके एग्जाम में बन सकता है, लेकिन 2024 का शायद ही आपके एग्जाम में बने, क्योंकि आपका एग्जाम अभी आगे नेक्स्ट आपको पता है 2026 में होगा। तो उसमें जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 2025 से। तो इसलिए आपको 2025 का भी करंट अफेयर कवर करना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षे-चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है? कहता है व्हेन डिड द हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड सॉलिड एविडेंस दैट डीएनए नॉट प्रोटीन्स इज द जेनेटिक मटेरियल? ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, राइट आंसर होगा, जिसमें पता चला था कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1952 में, 1952। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, किस इंडियन लाइट टैंक ILT ने दिसंबर 2024 में 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अनेक राउंड फायर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? आपको ध्यान रखना है, इस लाइट टैंक का नाम है जोरावर। लाइट टैंक का नाम है जोरावर, और इसको डेवलप किया है या विकसित किया है इंडियन आर्मी ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, दिसंबर 2024 PIB फैक्ट में हाईलाइट किए गए किस नए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक
को समुदाय उपार्जित निमोनिया के विरुद्ध भारत की पहली स्वदेशी औषधि के रूप में स्थान दिया जा रहा है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस एंटीबायोटिक का नाम है, इस एंटीबायोटिक का नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज नेपिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 नेशनल वाटर 10 से जुड़ी है? नदी का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंबा नदी। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पे है? ये है राष्ट्रीय जलमार्ग जो 10 है, 10 है नेशनल वाटरवे 10 कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रैम इन कंप्यूटर? आपको ध्यान रखना है रैम के बारे में। रैम क्या है दोस्तों? रैम है वोलेटाइल मेमोरी है ये, मतलब जो डाटा होगा इसमें उड़ जाता है डाटा, डाटा सारा क्या हो जाता है, डाटा खत्म हो जाता है। जैसे आपने पीछे से पावर ऑफ कर दिया तो डाटा उड़ जाएगा। और जो भी आप जो भी चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, अपना सिस्टम चलाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, जो भी प्रोसेसिंग होती है वो रैम से होकर डाटा गुजर रहा होता है, सारी प्रोसेसिंग रैम में होती है। इसलिए देखा जाता है कि कोई भी सिस्टम परचेज करते हैं उसकी रैम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डेटा सारा प्रोसेस होता है कहाँ पे? रैम के अंदर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कह सकते हैं टू प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ रनिंग प्रोग्राम। ये क्या करती है? रन करे प्रोग्राम के लिए अस्थायी संगठन प्रदान करती है, टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग organ represent the female reproductive part of a flower in एंजियोस्पर्म्स? पुष्प के मादा जनन भाग को, या कहते हैं पुष्प के मादा अंग को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फीमेल इसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, जाइनोसियम। हिंदी में बोलते हैं इसको जायन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम होता है मेल प्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल का होता है। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको तीन पार्ट से कहते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं आगे। इट कंपोज्ड ऑफ ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से ये बना होता है, जायंग। क्वेश्चन नंबर 28, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा 26 मार्च 2025 को किस स्वदेशी विकसित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? इस मिसाइल का नाम है, आपको ध्यान रखना है, इस मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको उड़ीसा के चांदीपुर से लॉन्च किया गया था, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं VLSRS AM। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है VLSRSAM, मतलब कि वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 29, शिलोंग शिलोंग की वारापानी झील को किस नाम से भी जाना जाता है? वारापानी लेक ऑफ शिलोंग इज ऑल्सो नाउन एज। आपको ध्यान रखना है, इस झील का निर्माण किया गया था 1960 में, और इसी का दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है शिलोंग की बारापानी झील को उमियम, किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना आपको, उमियम झील के नाम से इसको जाना जाता है, और ये मेघालय के शिलोंग से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल सती विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? आपको ध्यान रखना है, बंगाल सती विनियमन क्या है? बंगाल सती विनियमन दोस्तों वो है जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में इसको अधिनियमित किया गया था, और राजा राममोहन राय ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। राइट आंसर होगा 1829, 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपको याद रखना है, जो गवर्नर जनरल थे, और इसमें अहम भूमिका निभाई थी राजा राममोहन रॉय ने।
क्वेश्चन नंबर 31, अक्टूबर 2024 मोंगला बंदरगाह जो हाल ही में सामरिक विकास और व्यापक संबंधों के लिए खबरों में रहा, किस देश में स्थित है मोंगला बंदरगाह? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये स्थित है बांग्लादेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? कौन सा है जो भारतीय योजना आयोग का सही वर्णन करता है? कौन सी स्टेटमेंट है? आपको ध्यान रखना है, भारत के योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। और ये क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका गठन संसद के किसी भी अधिनियम या संविधान के किसी भी अनुच्छेद अनुच्छेद के द्वारा नहीं किया गया है। यह एक सलाहकार निकाय था जिसने भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की थी। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा, कह सकते हैं 1950 में एक सरकारी प्रसाद यानी उसका प्रस्ताव आएगा, एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा निर्मित एक अतिरिक्त अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार निकाय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? इस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 38। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 38 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा इसको माना जाता है, जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का निर्देश देता है, डायरेक्शन जारी करता है। दैट इज आर्टिकल 38। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय संस्थान ने एक किफायती उपकरण विकसित किया है जो रक्त से प्लाज्मा को तेजी से पृथक करने और पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, जिसकी कीमत 1000 रुपये है? इसको विकसित किया है, आपको ध्यान रखना है, आईआईटी इलाहाबाद ने। आईआईटी इलाहाबाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत 239 के तहत किसी केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239, ये प्रशासित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, डिकेथलॉन जिसने 2009 में भारत में अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में स्थापित किया है, एक क्या है, ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, डिकेथलॉन क्या है? ये एक कंपनी है दोस्तों, फ्रांस की कंपनी है, जो क्या बनाती है, खेल के स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बनाती है। उस कंपनी का नाम है, जिसने अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में स्थापित किया था 2009 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कह सकते हैं, ये खेत नहीं है, खेल है यहाँ पे। फ्रांसीसी खेल सामग्री खुदरा विक्रेता, फ्रेंच स्पोर्ट्स गुड्स रिटेलर। क्वेश्चन नंबर 37, कलमकारी नामक एक शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है या किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा, कलमकारी का मतलब यह है कलम से लिखना। कलमकारी का मतलब जिसमें कलम से लिखा जाता है, कपड़े के ऊपर लिखा जाता है, जो सामग्री यूज होगी वो क्लोथ्स होता है, कपड़ा इसमें यूज किया जाता है, कलम से कपड़े के ऊपर लिखा जाता है, मतलब कह सकते हैं कलम से किया गया कार्य, तो उसे बोलते हैं कलमकारी। और इसमें कपड़े का यूज किया जाता है, इसके ऊपर आर्ट बनाई जाती है, इस शैली को बोला जाता है कलमकारी। और इसमें सामग्री पूछा था कौन सी यूज होती है, कपड़ा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, टू चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर विच ऑप्शन वुड बी यू चूज? इसके लिए हम क्या करते हैं, आप जाओगे पहले सेटिंग में जाओगे, फिर पर्सनलाइजेशन में जाओगे। आप पर्सनलाइजेशन में क्या क्या मिलता है आपको, डेस्कटॉप अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको थीम चेंज करनी है, तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं पर्सनलाइजेशन में। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर पर्सनलाइजेशन में, फिर अकॉर्डिंग टू आप चेंज कर सकते हो, स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। इस तरह से ये सारे फीचर आप यूज कर सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे? इसका राइट आंसर होगा, ये कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट या जिले का नाम होता था आहार या राष्ट्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसको रिप्रेजेंट करते थे, जिले को, डिस्ट्रिक्ट को।
क्वेश्चन नंबर 40, ज्वालामुखी प्राय किस प्रकार की प्लेट परिसीमा प्लेट बाउंड्री में पाए जाते हैं? आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दोस्तों अक्सर अभिसारी और अपसारी दोनों प्रकार की प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के कह सकते हैं, इन दोनों बाउंड्रीज पे पाए जाते हैं। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी सीमाओं पर एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे मैग्मा बनता है जो सतह पर ज्वालामुखी के रूप में फटता है आके ऊपर आने के बाद। सारी सीमाओं पर प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जिससे मैग्मा ऊपर उठकर ज्वालामुखी बनाता है। तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और हिंदी में बोलेंगे अभिसारी और अपसारी परिसीमाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।